मेरा शौहर परदेस था। मेरी सास बहुत जालिम औरत थी। जब मैं सोने के लिए कमरे में जाती तो मेरी सास चारपाई गली में बिछाकर कहती कि तुमने यहाँ सोना है। मुझे बहुत हैरानगी होती और जब मैं सुबह मेरी आंख खुलती तो मैं कमरे में होती और मेरा जिस्म बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता था। एक दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं हामला हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम अक्सा है। मैं शक्ल सूरत की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई थी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी मेरी बहुत कम उम्र थी। लेकिन इन्होंने कहा कि औरत ने शादी ही करनी होती है और करना क्या होता है, और जब बल आखिर शादी ही करनी है तो वक्त क्यों जाया किया जाए। कम उम्र लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। अच्छे रिश्ते से मुराद इनकी यही थी कि मेरा शौहर बाहर के मुल्क में होता था और वहाँ से अच्छे भले पैसे भेजता था। घर में इन्होंने नौकरानी भी रखी हुई थी और मेरी एक ननद थी और एक सास। इसके अलावा घर में और कोई भी नहीं था। मेरा शौहर शक्ल व सूरत का भी अच्छा इंसान था। मेरी शादी इसके साथ करवा दी गई। इसका रवैया मेरे साथ ठीक था, कोई मसला नहीं था। इसने मुझे शादी की रात को ये ऐसा वैसा लेक्चर नहीं दिया था। अगली रात ये जरूर कहा कि मेरी बहन का ख्याल रखना क्योंकि वो बीमार है। मैंने कहा कि क्या बीमारी है इसको, तो इसने कहा कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और मुझे वाकई पता चल गया, क्योंकि जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो इसके अंदाज से ऐसे लगने लगा जैसे वो कोई छोटी बच्ची है। उम्र तो मेरे शौहर से भी ज्यादा थी। वो मेरे शौहर की बड़ी बहन थी। वो शादी में नहीं आई थी। सब लोग पूछ रहे थे तो मेरी सास ने कहा था कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन अब मुझे पता चला कि वह इसको लेकर क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मेरी ननद नफ्सियाती मरीजा थी। लेकिन मेरी सास ने इसे घर में रखा हुआ था। अभी घर में कुछ मेहमान थे। एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा इस लड़की से बच के रहना। वो मेरी ननद की बात कर रही थी। इसका नाम शासिया था। इन्होंने कहा कि ये बेचारी पागल है, अपने हवासों में नहीं है। ये ना हो कि कहीं तुम्हें कुछ कर दे। वैसे भी मुझे तो पागलों से बड़ा डर लगता था और मैं पहले भी यही सोच रही थी कि पागल तो ऐसे ही होते हैं, कोई भी चीज उठाकर आपके सर में मार देते हैं और फिर तालियां बजाने लगते हैं। कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो। फिर मैंने सोचा कि मैं बस इस पागल से दूर रहूंगी तो खैर ही होगा। मुझे वैसे भी इस पागल के सामने बार बार जाने की जरूरत ही नहीं है और मैं बार बार क्यों जाऊंगी। लेकिन जब सारे मेहमान चले गए तो मेरी सास ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौहर तो 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया है। जब तक तुम्हारा शौहर यहाँ पर है तुम अपने शौहर के साथ बैठो, उससे वक्त दो। हम तुमको कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो चला जाएगा तो फिर तुमने शादी की सारी जिम्मेदारी उठानी है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे सारे काम नहीं होते और इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसको किसी छोटे बच्चे की तरह संभालना पड़ता है। मैं किसी नौकर पे भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ही सब करना होगा। इस घर के कामों के लिए मैंने नौकरानी रखी हुई है। तुम्हें सिर्फ खाना पकाना है और शासिया का ख्याल रखना है। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस घर में ज्यादा काम नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं किचन संभाल लूंगी और बस अपनी जिंदगी को आराम से गुजारूंगी। ये नहीं पता था कि मेरी सास मुझे इतनी भारी जिम्मेदारी दे रही थी। इसकी जिम्मेदारी लेने का मतलब था 24 घंटे इसके आसपास फरिश्ते की तरह नासिल होना और 24 घंटे में एक दफा भी अगर इसका दिमाग खराब हो जाता तो मेरा क्या बनता। मैंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन एक तो मैं नई बहू थी, ऊपर से अपनी सास से थोड़ा सा डर भी रही थी, इसलिए इनकार नहीं कर पाई। फिर सोचा कि शौहर से बात करूंगी, 1-2 महीने इससे बर्दाश्त कर लेती हूँ। इसके बाद इससे कहूंगी मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो और मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। शासिया दिखने में अच्छी शक्ल की मालिक थी और खूबसूरत थी, लेकिन इसकी हालत अजीब सी थी। मैंने भी वैसे एफए में 1 साल तक नफ्सियात पढ़ी थी, लेकिन इसके बाद मुझे पढ़ाई से हटा लिया गया और मेरा एफए पूरा होने से पहले ही मेरी शादी करवा दी गई। इसके मुताबिक जो बातें मैंने पढ़ी थी वो मुझे शासिया में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं कि एक इंसान तब तक पागल होता है जब वो अपने लिए भी नुकसानदा साबित होना शुरू हो जाता है, यानी इसे अपनी भी फिक्र नहीं होती। आप किसी ऐसे इंसान को पागल नहीं कह सकते जो वैसे तो पागलों वाली हरकतें करे, लेकिन जब उसके हाथ में पैसे पकड़ाए हो तो उसे पैसों की बहुत ज्यादा कदर हो या उसे अपनी जान प्यारी हो। वो कदम फूक फूक कर रखता हो लेकिन किसी और को मारने के लिए तैयार रहता हो। ऐसा इंसान पागल नहीं होता बल्कि पागल बना हुआ होता है और दूसरों को पागल बना रहा होता है। और ऐसे ही मेरी नंद को भी पैसों के बारे में तो अच्छी तरह पता था। वो मेरी सारी चीजों के बारे में मुझसे पूछ रही थी और इसने ये भी कहा कि आपकी अम्मी ने वैसे हमें अच्छे कपड़े नहीं दिए और आपको तो बहुत ही हल्के और सस्ते कपड़े दिए हैं। हम लोगों ने आपको इतने महंगे वाले कपड़े दिए हैं, इतने ज्यादा पैसे लगाए हैं। इस तरह की बातें कर रही थी। अचानक से बच्ची बन जाती
थी और अचानक से ही संजीदा मजाज हो जाती थी। मेरे शौहर ने भी 2 हफ्ते के बाद चले जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही मेरा शौहर चाहता ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गिरती। जब मेरा शौहर जाने लगा तो मेरी नंद ने उससे कहा कि आप ऐसे ही चले जाएंगे? भाई मुझे पैसे नहीं देंगे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। इसने एक ही जुमला बार बार बोलना शुरू कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे शौहर को शायद इसकी आदत थी। इसकी जेब में जितने भी पैसे थे इसने सारे निकाल के दे दिए। कम से कम भी 25-30 हजार थे। वो कमरे में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने कहा कि मैं बस जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा कि मुझे भी खर्चे के पैसे देते जाएं, मैं पीछे क्या करूंगी। इसने कहा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन जब उसने अपना पर्स खोला तो उसके जेब में पैसे नहीं थे। इसने कहा मैंने तो सारे पैसे शासी को दे दिए। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करवा दूंगा। अम्मी से कहना वो तुम्हें पैसे दे देगी। मैंने कहा मुझे आपसे पैसे चाहिए, अम्मी से पैसे मैं नहीं मांगूंगी। पता नहीं वो मुझे कितने पैसे देंगी, मुझे जरूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि अभी तो शादी हुई है, ऐसे भी क्या जरूरत है। जब मैं वहां चला जाऊंगा फिर मुझे मैसेज पर बताना, मैं अलग से तुम्हारे नाम पैसे भिजवा दिया करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो मेरी सास को कुछ बता कर गया था। मेरी सास ने मुझे 5,000 का नोट दिया और कहा कि अपने शौहर को तंग मत करो, कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना। और अभी तुम्हारे जूते कपड़े सब कुछ तो लिए हैं, पता नहीं तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। मुझे पता था कि मुझे 5,000 देके मेरी सास ने तनख्वाह दी थी, जबकि इनकी बेटी ने मेरे शौहर से खड़े खड़े 30 से 40 हजार रुपए निकलवा लिए थे। इसकी इनको कोई परवाह नहीं थी। अब इनको याद आ गया कि मेरा बेटा बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाता है और पागल के हाथ में 30 से 40 हजार देने का क्या फायदा हो सकता था। वो इन पैसों को कहीं फेंक देती, चाहे इनको फाड़ देती, तो फिर ना वो किसी के काम के रहते और ना ही इनका कोई इस्तेमाल होता। मेरी सास तो पहले दिन से ही सीधी बात कर देने की आदी थी। आते ही मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। मुझे सारा कुछ समझा दिया कि ये इसकी दवाइयां हैं, ये इसके कपड़े हैं, इसको इस टाइम खाना देना है, इसे इन बातों पर गुस्सा आता है। मुझे पूरी लिस्ट बना के दे दी। मतलब मेरा शौहर अगर पीछे नहीं था तो मैं नौकरों की तरह इनके सारे काम करती। मेरी ननद को अजीब सी आदत थी, वो बात करते हुए थप्पड़ मार के बात करती थी और फिर हंस पड़ती थी। इसका हाथ बहुत भारी था, बार बार मुझे थप्पड़ मारती रहती। पहले 2-4 दफा तो मुझे भी एहसास हो कि जाहिर है मजाक में ही इस तरह कर रही है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे जानबूझकर थप्पड़ मार रही है। पूरा दिन मैं इसकी खिदमत करती और पूरी रात वो मुझ पर हाथ उठाती रहती। मेरी सास ने कहा था कि अकेली कमरे में क्या करोगी, अपनी नंद के साथ ही सो जाया करो, क्योंकि इसको रात को कभी कभी किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। और वैसे भी अकेले कमरे में रहोगी तो शौहर की याद आएगी, इसके साथ रहोगी तो वक्त कट जाएगा। वैसे भी इसने 2 साल से पहले वापस नहीं आना। मैं अपनी नंद के साथ ही सोने लगी। रात होते ही इसका रवैया कुछ बदल सा जाता, अजीब सी हो जाती। एक दिन मुझे कहने लगी कि ये वाला जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने देखा तो उसके हाथ में एक खूबसूरत जोड़ा था जो मेरा ही था, लेकिन इन लोगों ने मेरे लिए ही बनाया था। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ तैयार होके बैठ जाऊं, क्यों इस टाइम क्यों तैयार हूँ। इसने कहा कि हो जाओ ना तैयार, मैं तुम्हें तैयार हुआ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम देख कर क्या करोगी, मुझे तैयार नहीं होना। इसने कहा कि तैयार हो जाओ नहीं तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो इतनी बुरी तरह से चीखती चिल्लाती और रोती थी कि दिल करता था कि इंसान कहे कि जितने पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन अपना चिल्लाना बंद करो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कपड़े बदल के आई तो इसने मुझे कहा कि मेकअप करो। मैं मेकअप करके तैयार हो गई। थोड़ी देर के बाद वो 2 गिलासों में बोतल डाल कर ले आई और कहने लगी कि चलो आराम से बैठ कर पीते हैं। मैं हैरान थी कि रात के 12 बजे इसने मुझे तैयार करवाया बोतल पिलाने के लिए, और रात को बोतल कौन पीता है भला, वो भी सर्दियों की रातों में। जब एक लड़की की शादी होती है तो इसकी जिंदगी वैसे ही अजीब होती है। फिर इसका शौहर इसको छोड़कर चला जाए तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। लेकिन मेरे साथ तो ये सब कुछ भी हो रहा था और मुझे एक पागल औरत का ख्याल भी रखना पड़ रहा था। अगर कल को मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी सास मुझे माफ करती। वो तो बहुत बड़ा ववेला खड़ा कर देती। वो तो अपने कमरे में शाम होती चली जाती और आराम से सो जाती थी। अपनी जिम्मेदारी मुझे थमा कर वो सुकून की नींद सो रही थी और मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बोतल पी मुझे अचानक से ही बहुत ज्यादा नींद आने लगी। इतनी अच्छी नींद तो मुझे काफी अरसे से नहीं आई थी, क्योंकि शादी की तैयारियां हो रही थी और जब से शादी हुई थी तब से मैं और मेरा शौहर भी रात को देर तक बातें करते रहते थे। सुबह आंख खुली तो जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द था। मैं बहुत थकी हुई थी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सर दर्द की गोली खा लो, लेकिन आराम का वक्त नहीं है। आज शादी की तबीयत भी खासी खराब है, अजीब से बातें कर रही है। आज तो इसका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मेरा अपना
सर पकड़ लिया कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। अपने शौहर से एक दो दफा इस बारे में बात की तो इसने कहा कि एक इंसान का ख्याल ही तो रखना है, क्या तुम इतना नहीं कर सकती हो? वैसे भी पीछे अकेली हो, क्या करोगी? अगर मसरूफ रहोगी तो तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। पहले इसने मुझसे प्यार से ये बात की, जब मैंने बार बार इसे शिकायत करना शुरू कर दी तो इसने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया। हमारी न जाने कितनी दफा लड़ाई हो चुकी थी और हमारी लड़ाई हमेशा इस मौजू पर होती थी। बात यहाँ तक आ जाती थी कि वो कहता था कि अगर नहीं रहना तो चली जाओ। यहाँ से मैं तो हैरान होती थी कि कैसे कोई आदमी इतनी जल्दी आखिरी बात कर सकता है। ऐसा लगता था कि किसी ने इसके ऊपर जादू करवाया हो। जब इंसान परेशान होता है तो वो इसी तरह की बातें सोचता रह जाता है। मेरी सास ने कहा था कि मेरा शौहर 2 साल के बाद आएगा, लेकिन वो 4 महीने के बाद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरी सास ने कहा कि क्या जरूरत थी आने की, टिकट के पैसे भरने की। तो मेरे शौहर ने कहा कि आप सबकी याद आ रही थी। मेरी नंद पीछे से बोली कि हमारी याद आ रही थी या अपनी बीवी की याद आ रही थी। इस बात पर मेरे शौहर ने कोई रद्दे अमल नहीं की दिया, लेकिन इसने बुरा नहीं मनाया क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपकी बहन मुझे तो पागल नहीं लगती, हर बात का इसको पता है, हर चीज के बारे में इसको पता है। सिर्फ जब कहीं से किसी फायदे की बात होती है तो वो पागल बन जाती है। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझे ये सब बातें सुना रही हो। मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरे शौहर का रवैया बेहतर हो गया। वो इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आया था। मेरे शौहर ने सबके सामने बैग खोला क्योंकि सबके लिए तोहफे लेकर आया था। जैसे इसने एक लाल कलर का डब्बा निकाला, मैं समझ गई कि वो मेरे लिए सोने का सेट लेकर आया है, क्योंकि मुंह दिखाई में इसने मुझे सिर्फ पैसे दिए थे और कहा था कि सेट बाद में लेकर आऊंगा। वो भी मुस्कुराती हुई आंखों से मेरी तरफ देख रहा था कि अचानक से इस सेट पर मेरी नंद ने झपट्टा मार लिया और कहा कि ये तो मेरे लिए लाए हैं। खोलकर इससे पहनने भी लगी। कितना प्यारा है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मुझे पता था कि गई भैंस पानी में, क्योंकि अब इससे कोई चीज वापस लेना तो नामुमकिन था। इसको तो दौरा पड़ जाता था। मेरे शौहर ने कहा कि अम्मी ये सेट तो मैं अक्सर के लिए लाया था। अभी मेरे शौहर की आधी बात पूरी हुई थी कि मेरी सास ने कहा कि बहन को पसंद आ गई है तो क्या हुआ, बीवी के लिए तो और ले आना। आप क्या चाहते हो कि मैं इससे वो सेट लूं और वो सारा घर सर पे उठा ले? पागलों की तरह बातें मत करो। पागल वो है, हम लोग पागल नहीं हैं। इतना ज्यादा परेशान हो जाएगी कि अस्पताल ले जाना पड़ जाएगा। तुम्हारे सेट के पीछे मैं अपनी बेटी को जलील नहीं करवा सकती हूँ। अगर बीवी से इतना ही प्यार है तो दूसरा सेट ले आना। इसको बहन ने ले लिया तो क्या क्यामत आ गई। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि वो सेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पता नहीं मुझे इसके साथ का दोबारा मिलता है कि नहीं। मेरा मूड खराब हो गया और मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि मैं आपकी माँ और बहन ने सारी अच्छी चीजों पर कब्जा कर लिया। मैं तो अभी आपकी जिंदगी में आई हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ और आप तो 8-9 साल से बाहर के मुल्क में रहते हैं। क्या इनका दिल नहीं भरा बाहर की मुल्क की चीजों से, जो अभी भी ये इस तरह की हरकतें करती हैं? मेरे शौहर की आंखों को देख के लग रहा था कि वो भी ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन इसने फिर भी मुझे डांटा क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि मैं इसके घर वालों के सामने इस तरह की बातें करूं या इसके घर वालों के खिलाफ हो जाऊं और मेरी जुबान खुल जाए। इसीलिए इसने मुझसे ही झगड़ा किया। कितना अजीब था कि वो मुझसे मिलने के लिए ही आया था, लेकिन हम लोग झगड़ते ही जा रहे थे और हमारे बीच मामलात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। हम एक दूसरे से नाराज थे। मैं मानती हूँ कि मैं भी अना में आ गई थी और मर्द के अंदर तो वैसे ही इतनी अना होती है, ये खत्म ही नहीं होती। हम इसी तरह झगड़ते रहे और मेरा शौहर अना में आकर मुझसे बिल्कुल ही दूर दूर रहने लगे। यहाँ तक कि घर में भी ज्यादा रहा ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहा। इसने कहा कि तुमसे अच्छे तो मेरे दोस्त हैं, कम से कम मुझे कोई टेंशन तो नहीं देते। मैंने कहा कि हम दोनों के बीच टेंशन की वजह आपकी बहन है। आप अम्मी से बात करें और मुझे इस जिम्मेदारी से आजाद करवाएं। मैं नहीं कर सकती, इसके काम मुझसे नहीं होते हैं। कल को मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो इंसाम लगा देंगे मुझ पर और सारे खानदान को बताएंगे। इस दिन मोहल्ले से कोई औरत आई थी तो उसको भी ये कह रही थी कि बहू को जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन मेरी बच्ची बड़ी उदास रहती है। अगर उदास रहती है तो खुद क्यों नहीं ख्याल कर लेती? इसका खुद क्या कहीं पर चली गई है या और क्या मसरूफियत है इनकी? मेरे शौहर ने कहा कि तुम तो अपनी हद से निकलती जा रही हो, तुम्हारी जबान तो बहुत तेज हो गई है। शौहर से झगड़ा कर लिया, लेकिन कुछ चीजों की जरूरत थी जिसके लिए शौहर से पैसों का मुतालबा कर सकती थी। मुझे लगा कि झगड़ा एक तरफ, लेकिन अगर पैसे मांगूंगी तो दे देंगे, फिर ये इसका फर्ज है। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्से में था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। जब मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो कहने लगे कि अगर तुम मेरे और मेरे घर वालों के काम नहीं कर सकती तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि क्या मुझे सिर्फ कामों के लिए लाए हैं? क्या मेरी यहाँ पर नौकरी लग गई
है, मेरा अपना घर नहीं है, मेरा अपना शौहर नहीं है। क्या मैं इससे 2-4 पैसे ही मांग लूं? मुझे बहुत बुरा लगा और इसके बाद मैंने पैसों का नाम तक नहीं लिया। मेरा शौहर चला गया, लेकिन जाने से पहले फिर से मेरी ननद और अपनी माँ पर इतना ज्यादा लुटा कर गया कि मैं हैरान थी। अगर उस वक्त मुझसे गुस्सा था तो बाद में तो भेज सकता था, लेकिन इसके पास मेरे लिए कभी भी पैसे नहीं होते थे, सिर्फ अपनी बहन और अपनी माँ के लिए होते थे। इसके अलावा भी मेरी सास मेरे शौहर से नंद की इलाज की मद में पता नहीं कितने पैसे ले चुकी थी। इतना तो मुझे भी पता था कि नफ्सियाती इलाज इतना ज्यादा महंगा नहीं होता, आम इलाज से महंगा होता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता। और अगर इलाज करवाया जा रहा था तो फिर असर क्यों नहीं हो रहा था? असर तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जब भी इनके मामले में बोलती मैं ही बुरी बन जाती। मेरा दिल नहीं करता था अपने शौहर के साथ झगड़ा करने का, लेकिन ऐसे लगता था कि कोई इसके कान भरता था मेरे खिलाफ, तभी तो वो फौरन से ही आखिरी बात कर देता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इनकी माँ बेटी के साथ रह के मैं पागल हो जाऊंगी। रात होते ही मेरी नंद मुझसे अजीब और गरीब किस्म की बातें करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो औरत नहीं कोई मर्द है। ऐसी बातें तो सिर्फ कोई मर्द ही कर सकता है। तभी कहती थी कि मुझे तैयार होके दिखाओ, तो कभी कहती थी कि आज तो अच्छी नहीं लग रही, कल ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और कभी मेरी शक्ल और मेरे जिस्म के हिस्सों की तारीफ करने बैठ जाती कि तुम्हारी आंखें तो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन तुम्हारी बाजू थोड़ी पतली होती तो और प्यारी लगती। मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ जाती। सारी रात वो जागती रहती और इसी तरह की बातें करती रहती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। नौकरानी हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखती थी। ऐसा लगता था कि वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास फौरन ही खुश हो गई और नर्स को कहा कि मिठाई बांटे, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था क्योंकि मेरे शौहर के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे शौहर ने तो मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा था। वो तो मेरे पास 5 मिनट भी नहीं बैठा था, क्योंकि हम लोग झगड़ा ही करते थे। फिर ये बच्चा किसका था? मेरा दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। ये बात किसी को बता नहीं सकती थी, और किसको बताती? कौन था? मेरी सास और मेरी नंद थी। उनको बताने का मतलब था कि आप बैल और मुझे मार, और मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मेरी परेशानी देखकर नौकरानी ने कहा कि बीबी जी, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? इसने कहा कि क्योंकि आपके एक नहीं 3 शौहर हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कह रही हो? तो अब इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊं। तो अच्छा है। इसने कहा कि जब रात होती है तो आपके कमरे में कोई जाता है और आप बेहोश हो चुकी होती हैं, लेकिन आप तो अपनी नंद के कमरे में होती हैं, तो फिर इस वक्त आपकी नंद कहाँ जाती हैं? वो मुझसे पूछ रही थी या मुझे बता रही थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में बस यही सवाल था। मैंने इससे कहा कि क्या वो मेरी मदद करेगी, ये बात मेरे शौहर को बताएगी? तो उसने कहा कि नहीं, आपकी नंद और आपकी सास बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं नहीं बता सकती, वो तो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन मैं भी बड़ी चालाक थी। मैंने दोबारा से इसकी जुबान से ये बात निकलवाई और रिकॉर्डिंग कर ली। ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने शौहर को भेज दी और ये भी बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो हैरान था क्योंकि ये बच्चा इसका नहीं था। इसे फिर से वापस आना पड़ गया, और वापस आके से पता चला कि यहाँ पर क्या होता रहा है। मेरी नंद बिल्कुल भी पागल नहीं थी, बल्कि पागल बनी हुई थी ताकि मेरे शौहर से अपने इलाज के लिए भी पैसे ले सके, और बात बात पर इसी तरह पैसे लेती रहती थी। यहाँ तक कि इसकी शादी भी हो चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग मेरे साथ भी जुल्म कर रहे थे। वो अपने शौहर के साथ मिली हुई थी। अक्सर कोई खाने पीने की चीज पिलाती, जिसके बाद मैं गहरी नींद सो जाती। इसके बाद इस घर में इसका शौहर भी आ जाता और ये तीनों बैठ के अजीब और गरीब किस्म के प्लान बनाते रहते थे, और मेरी इज्जत का सौदा भी कर चुके थे। इसने जिस इंसान से शादी की थी वो अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए छुप के शादी की थी। और इसकी माँ इसके साथ मिली हुई थी क्योंकि मेरा शौहर इस खानदान का वाहिद कमाने वाला था और मेरी सास का सुतेला बेटा था, और बहुत ज्यादा मेहनती था। इनके मुंह से अभी निकलता नहीं था और मेरा शौहर इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। इसी वजह से मेरी सास और मेरी नंद ने ये सब ड्रामा रचाया था, और वो सोच रही थी कि अगर मैं इनकी दौलत पर कब्जा कर लेती तो इन सब का क्या होता। ये तो मेरे शौहर की दौलत पर ही पल रहे थे। मेरी नंद का शौहर भी कुछ नहीं करता था, बल्कि वो एक निहायत ही बुरी आदत और बुरी नियत वाला आदमी था। इसी ने इन लोगों को ये सारे मशवरे दिए थे। यहाँ तक भी पता चला था कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और इसने कई लड़कियों को धोखा दिया था। मेरी नंद भी ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी इसके इश्क में पागल थी। और मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में इन सब लोगों का हाथ था। मेरे शौहर की आंखों के सामने सब कुछ आ चुका था। किस्मत से जो बच्चा मेरी गोद में था वो इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। शायद यही हम सब के लिए बेहतर था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने
बताया कि आपका बच्चा आपके पास नहीं है क्योंकि आपका जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे शौहर ने मेरी सास और नंद से बहुत ज्यादा झगड़ा किया, इनको इनकी औकात याद दिलाई और कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं अपनी इज्जत तुम लोगों के सहारे छोड़कर जाता रहा और तुम लोगों ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैं भी बहुत सदमे में थी, कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बस मर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी और इसने कहा कि ऐसा सोचना भी मत। इसके बाद वो मुझे अपने साथ बाहर के मुल्क ले गया और मुझे बाहर के मुल्क आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं रही, मैं अजीब सी हो गई हूँ। मुझे वो सब कुछ याद आता है जो मेरे साथ किया गया था और बुरे ख्वाब आते हैं और इस दिन के बाद काफी परेशान रहती हूँ और अब तक अल्लाह ने हमें औलाद भी नहीं दी, बस जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो कैसा है। लोग कहते हैं कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो तब ही पता चलता है, लेकिन कभी कभी साथ रहने से भी पता नहीं चलता। मेरा शौहर भी पहले जैसा नहीं है। इसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा झगड़ा करता रहा और रोज अम्मी का फोन आता था, रोज तुम्हारे खिलाफ बातें सुनता था, परेशान हो जाता था। मुझे क्या पता था कि मेरी सुतीली माँ दौलत की लालच में मेरे साथ ऐसा कर देगी। इन्होंने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। वो लोग अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं पता, ना हम इनसे कभी पूछते हैं। इनको मेरे शौहर ने घर दे दिया है, कहा है कि ये घर भी आप रख लें और यहाँ पर एक दुकान थी वो भी आप रख लें, लेकिन मुझसे आज के बाद आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग सब कुछ खत्म करके यहाँ तो आ गए हैं, पर हमारे अंदर का दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ और पता नहीं कब खत्म होगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।